हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज जेएफरी ऑनलाइन क्लासेस में हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। ओके, सो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 को लाया गया था ताकि जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उन्हें फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज मिल सके। ऐसा ना हो कि जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी और लैक ऑफ टाइम जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उन्हें जस्टिस ना मिल सके। तो इसीलिए लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो यहाँ पे हम बैंकिंग के एग्जाम के लिए क्यों पढ़ रहे हैं लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, क्योंकि जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, अगर उनका जो डिस्प्यूट है वो 20 लाख रुपीस तक का है, कोई भी लोन है उसको लेकर डिफॉल्ट्स हो रहे हैं, सेटलमेंट करना चाहते हैं बैंक्स या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो 20 लाख तक का अगर अमाउंट इन्वॉल्व है, दे कैन ऑल्सो अवेल द सर्विसेज ऑफ लोक अदालत। ठीक है। और यहाँ पे जो लोक अदालत है वो म्यूचुअल डिस्कशन के साथ, जो पार्टीज के बीच में म्यूचुअल डिस्कशन करवा के केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मीडिएशन के लिए प्रोफेशनल्स को भी हायर किया जा सकता है। एंड लोक अदालत आर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी, फेयर प्ले एंड अदर लीगल प्रिंसिपल्स। तो दे आर नॉट स्ट्रिक्टली कन्फाइंड अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड। ये जस्टिस, इक्विटी, फेयर प्ले जैसे प्रिंसिपल्स को देखते हुए कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट करवाने की कोशिश करते हैं पार्टीज के बीच में। तो सारे जो भी लोग हैं उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जस्टिस के लिए। ठीक है, बिकॉज कई बार क्या होता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत कौन करता है? स्टेट अथॉरिटी कर सकती हैं, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी कर सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, तालुक लीगल सर्विस कमेटी जो है अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए लोक अदालत इस्टेब्लिश कर देते हैं जहां पे भी उन्हें जरूरत लगती है। तो जो भी लोक अदालत है उनकी जुरिस्डिक्शन क्या है? तो सबसे पहले तो ये कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट करवाते हैं पार्टीज के बीच में। एंड कई बार क्या होता है कि जो केस है, जो डिस्प्यूट है, जो लोक लोक अदालत के पास आया है, ऐसा हो सकता है कि वो किसी कोर्ट में पेंडिंग था। ठीक है, और हो सकता है कि डायरेक्टली लोक अदालत के पास भी कोई केस आया हो। जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं वो लोक अदालत के पास नहीं आते हैं। द ऑफेंसेस विच आर नॉट कंपाउंडेबल अंडर एनी लॉ कैन नॉट बी ब्रॉट विद इन द परव्यू ऑफ लोक अदालत। जैसे कोई मर्डर केसेस हैं, रेप केसेस हैं, जिनका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो सकता, जो नॉन कंपाउंडेबल है, वो लोक अदालत के पास नहीं आ सकते हैं। बिकॉज लोक अदालत आर मेंट टू ब्रिंग अबाउट कॉम्प्रोमाइज एंड सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज। तो जो भी केसेस लोक अदालत के पास आते हैं उनका मॉनेटरी सीलिंग कितना होता है सिविल डिस्प्यूट्स का? 20 लाख तक का। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोक अदालत को डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स या डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल ऑर्गेनाइज करते हैं लोक अदालत को। तो ऐसे केसेस में 20 लाख से ज्यादा का जो केस है वो भी लोक अदालत के पास आ सकता है। अब कौन से केसेस लोक अदालत के पास आते हैं? हो सकता है दोनों पार्टीज को लगे कि हमें ये केस, अपना जो डिस्प्यूट है, लोक अदालत के पास लेके जाना चाहिए। डन। हो सकता है कि एक पार्टी, डिस्प्यूट में से कोई एक पार्टी जो है उसे लगता है कि ये केस हमें लोक अदालत के पास लेके जाना चाहिए, तो वो लोक अदालत के पास केस आ सकता है। लेकिन हाँ, दूसरी पार्टी को भी जो है अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। तो डिस्प्यूट वेयर वन ऑफ द पार्टीज मेक्स एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट टू रेफर टू लोक अदालत, कि केस लोक अदालत पहले कोर्ट में था और अब एक पार्टी ने बोल दिया कि ये लोक अदालत के पास केस जाना चाहिए, तो दोनों पार्टीज को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है और फिर केस जो है लोक अदालत के पास जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी ने बोल दिया लोक अदालत के पास जाना है तो जाना है, दूसरी पार्टी का भी पक्ष सुना जाएगा कि लोक अदालत के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कोर्ट को खुद से ही लगे, इट इज द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट दैट दिस केस इज अप्रोप्रिएट फॉर लोक अदालत, दैट्स सम कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट कैन बी डन। जहां पे इवन पोटेंशियल डिस्प्यूट भी है, अभी कोर्ट में केस गया नहीं है, पोटेंशियल डिस्प्यूट है, वहां पे भी अगर किसी पार्टी को लगता है दैट दिस मैटर नीड्स टू बी डिटर्मिन्ड बाय द लोक अदालत, देन दे कैन गो टू द लोक अदालत। अब डिस्पोजल कैसे होता है? कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट करवाने की कोशिश करता है लोक अदालत पार्टीज के बीच में, जो हमने देखा कि रिगार्डिंग यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी, फेयर प्ले। एंड अगर कोई भी केस जो कोर्ट से लोक अदालत के पास आया था, लोक अदालत वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग बोथ द पार्टीज टू सम कॉम्प्रोमाइज और सम सेटलमेंट, द केस विल गो बैक टू द कोर्ट। कोर्ट से आया था, कोर्ट में ही चला जाएगा, और जहां से कोर्ट में केस छूटा था वहीं से फिर दोबारा से वहीं पे चला जाएगा।
ठीक है। एंड कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली केस लोक अदालत के पास ही आया था, कोई कोर्ट इन्वॉल्व नहीं था, तो फिर लोक अदालत में आए सीधा, कोई कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट नहीं हुआ, देन दे कैन गो टू द कोर्ट। तो ऐसा नहीं कि लोक अदालत के पास आगे तो फिर आप कोर्ट के पास जा ही नहीं सकते अगर सेटलमेंट नहीं हुआ है। तो लोक अदालत जो है, जो भी अवार्ड देते हैं, जो भी डिसीजन पे आते हैं, इट इज डीम्ड टू बी द डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट ऑफ और एनी अदर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो जैसे कोर्ट ऑर्डर होता है वैसे ही लोक अदालत के ऑर्डर की भी वैल्यू होती है। एंड कई बार क्या होता है कि पहले केस जो था कोर्ट में था, अब वो लोक अदालत के पास चला गया, अब लोक अदालत में आके केस हो गया सॉल्व, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट हो गया, तो जो भी पार्टीज ने कोर्ट में फीस दी थी वो उनकी फीस जो है रिफंड हो जाती है। एंड वट एवर द लोक अदालत सेज इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज। एंड एक बार लोक अदालत में आपका डिस्प्यूट सॉल्व हो गया, यू कैन नॉट अपील टू एनी फर्दर कोर्ट। लोक अदालत में आए, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट हो गया, देन देर इज नो अपील इन एनी अदर कोर्ट। अब इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट? इट एम्स टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट द लॉ, ऑफर लीगल एड एंड एस्टैब्लिश लोक अदालत्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो आपका लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट है, लोगों के अंदर लॉ को लेके अवेयरनेस फैलाता है, एजुकेट करता है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है एंड लोक अदालत एस्टैब्लिश करने की बात करता है। नालसा was established as the apex body for regulating the legal aid provisions। ये बिल्कुल सही है। National Legal Services Authority establish की गई है as the apex body for regulating the legal aid provisions। तो दोनों ही statement यहाँ पे correct है। So both A and 1 and 2 is the correct answer. The monetary ceiling for amount regarding which civil disputes can be settled under this mechanism is presently rupees 10 lakh, 20 lakh, 25 या no such limit। तो जो भी civil disputes की settlement लोक अदालत में होती है अंडर दिस मैकेनिज्म का मतलब है अंडर द लोक अदालत, तो कितना लिमिट है, मॉनेटरी लिमिट है, इट इज 20 लाख रुपीज। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग लोक अदालत? लोक अदालत इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लोक अदालत एक्ट। हमने अभी क्या पढ़ा है, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट के अंडर लोक अदालत इस्टेब्लिश होती हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लोक अदालत शैल स्ट्राइव एट अराइविंग एट अ कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट बिटवीन पार्टीज, बिल्कुल सही। देयर शैल बी नो अपील अगेंस्ट द अवार्ड, बिल्कुल सही। इन केस ऑफ कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट अराइव्ड बाय लोक अदालत, द कोर्ट फी पेड शैल बी रिफंडेड, करेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट पूछा गया था, तो इनकरेक्ट कौन सी है हमारे पास, ए है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लोक अदालत? द अवार्ड ऑफ लोक अदालत शैल बी डीम्ड टू बी अ डिग्री ऑफ अ सिविल कोर्ट। जो लोक अदालत बोलता है इट इज अ डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट, करेक्ट। इन केस ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड सेटलमेंट अराइव्ड बाय लोक अदालत, कोर्ट फीस इज रिफंडेड, हमने देखा है ये, करेक्ट। एवरी अवार्ड शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज, जो भी अवार्ड होता है सारी पार्टीज पे बाइंडिंग होता है, बिल्कुल सही। तो ऑल ऑफ द अबव, डी इसके अंदर करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड you can also contact us on this number and you can also drop an email at hello@edutab.co.in. So that's it for today. Thank you so much.